वालेकुम। हमारा आज का पहला लेक्चर है द लाइफ, जिंदगी क्या है और ड्यूरिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। Objectives of these lectures are: what is life? What is difference between living and non-living organism? What are the bases of life? Who are our ancestors and how life proceeds? The life. Life is basically a unique, complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptations, and reproduction. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिनकी बेस पे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। उसमें किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस क्रिएट करने की अफिनिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, अडाप्टेशन प्रोड्यूस हो रही होती है और रिप्रोडक्शन के लिए उसकी बॉडी के अंदर न्यू चेंजेस आ रही होती हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कि ये चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग में जो बेसिक डिफरेंस है, फर्स्ट दिया गया है डेफिनेट शेप एंड साइज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट शेप होती है, उसका साइज होता है। फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, एक्सक्रीशन हो रही होती है, रिप्रोडक्शन की सलाहियत होती है, होम्योस्टैसिस है, कॉन्शियसनेस है, अडाप्टेशन है, रिपेयर एंड रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें एजिंग एंड अल्टीमेटली जो है डेथ होती है। अगर किसी चीज के अंदर ये तमाम करेक्टर्स मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हमने इन सारे कैरेक्टर्स को बारी बारी डिस्कस करना है। सबसे पहले दिया गया डेफिनेट शेप एंड साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज which may change within a narrow range. Due to this property, living organisms are called morphous. Morphous ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं तमाम का डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एमार्फस होते हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग थिंग को ऑर्गन इसलिए कह रहे होते हैं कि उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल होती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिकली इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, हम जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कॉमनली हम यही कहते हैं कि सबसे पहले सेल होता है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, फिर उससे एक होल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सारी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। फिर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ जब किसी चीज के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाती है तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इन द साइज ऑफ सेल organ or whole organism usually accomplished by increase in dry weight, mass and number. Development is the sum total of changes that occur in an organ or organism during the lifetime. ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो सम टोटल ऑफ चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं तो हम उनकी बेस पे उसकी डेवलपमेंट कंसीडर करते हैं। फिर प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स सारी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं, डेथ होती नहीं है। लेकिन अगर कोई ड्राउट कंडीशंस आ जाते हैं, कोई डिजास्टर आ जाते हैं, कोई टाइफून वगैरह इस तरह की अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं
तो ये डाई कर जाते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। In animals, growth occurs up to a certain age, after which cells divide only to replace worn out and lost cells. Three processes are involved in growth. First, cell division, second, cell enlargement, and the third one is secretion of apoplasmic substances. अब जो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो दो तरह के हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक और दूसरे जो हैं वो एपोप्लाज्मिक। अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक की बात करें, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रिलेटेड मटेरियल जो है हम उसको प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं, जबकि एपोप्लाज्मिक क्या है? These are non-living material formed by the cells like cell wall, bone matrix and fibers. इनको हम एपोप्लाज्मिक मटेरियल। Metabolism, it is sum total of various biochemical reaction occurring in a cell. It is defining property of all living organism. जितने भी living organism होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जरूर होता है, और इसी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की बेस पे उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके अंदर एडाप्टेशन क्रिएट हो रही होती है, और उसके अंदर रिस्पांस क्रिएट करने की एफिनिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म चल रही होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म दो तरह की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड or also includes constructive metabolism. It includes all the buildup of reactions. It involves synthesis of complex substances, for example, photosynthesis. Mean anabolism के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू मॉलिक्यूल्स या न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। जैसे प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, ग्लूकोज तैयार कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मीन एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म चल रहा होता है, इस कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को हम एनाबोलिज्म कहते हैं। फिर इसी तरह कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, हम इसको भी कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेक डाउन रिएक्शंस। अब इसमें ब्रेक डाउन रिएक्शन हो रहे होते हैं, इन ब्रेक डाउन रिएक्शन की बेस पे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल रही होती है, जिसको ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है। रेस्पिरेशन के नतीजे में देखें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही होती है। डाइजेशन में अगर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की जब डाइजेशन होती है तो उसमें प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, हर एक चीज को अलग अलग डाइजेस्ट किया जाता है। मीनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब है उस ऑर्गेनिज्म के बाद उसकी जो आप कह लें कि न्यू जनरेशन है वो रुक जाएगी। तो रिप्रोडक्शन का होना किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जनरेशन की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। हाँ, जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए हैं अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं है तो वो खुद सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो अपनी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग बट इट इज डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ। टू मेन स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा होता है, दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। होमियोस्टेसिस क्या है? It is the maintenance of constant favorable internal environmental conditions suitable for functioning of the body organ. देखिए माहौल के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, कभी गर्मी हो रही होती है, कभी सर्दी हो रही होती है, कभी टेम्परेचर कम कभी ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस स्केल कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी का 37 सेल्सियस स्केल को कांस्टेंट रखना, बाहर कुछ भी हो रहा हो, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब है
कि बाहर आने वाले चेंजेस जितनी भी होंगी उनका बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है या जो इन्वायरमेंट है उनके ऊपर असर नहीं होगा। अगर उनका असर हुआ तो फिर बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज या अबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। Consciousness क्या है? It is awareness of surrounding and response to external stimuli. Stimuli are perceived by the sense organ, and these can be physical, chemical, biological, and the visible changes or reactions which an organism produces as a result of stimulus are called the response. तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस क्रिएट करने की सलाहियत मौजूद होती है और वो रिस्पांस किसी न किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट होता है। जैसे हम अगर अर्थवर्म की एग्जांपल दें, अर्थवर्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उस लाइट को वो डिटेक्ट करता है। अब उस लाइट की बेस पे वो क्या करता है, अपनी बिल बिल वगैरह के अंदर छुप जाता है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले जानवर बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो लाइट को डिटेक्ट करके इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि अब बाहर जो है टेम्परेचर ज्यादा है, अगर वो बाहर निकलेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सर्दियों में जिस तरह से हमने अपने आप को ओढ़ा हुआ होता है, हम उस सर्दी को जब डिटेक्ट कर लेते हैं स्किन के थ्रू तो हमें पता चल जाता है कि आप बाहर जाएंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। अगर होम्योस्टेसिस विथस्टैंड ना कर सकी तो फिर जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसी तरह प्लांट डॉट है सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन्स। एनिमल्स की निस्बत प्लांट्स में न होने के बराबर होते हैं सेंस को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत होती है। Plant respond to external factors like temperature, moisture, pollutant, and touch. For example, folding of leaves in mimosa plant, which is also called chui mui, respond to external stimulus. मिमोसा प्लांट जिसको छुई में कहा जाता है, इसको जब टच करते हैं तो उस टच को डिटेक्ट करके अपने लीफ को फोल्ड कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्लांट्स के अंदर भी डिटेक्शन की या किसी भी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। जैसे हम सनफ्लावर की बात करें, जैसे जैसे सन मूव करता जाता है सनफ्लावर भी वैसे वैसे मूव करता जाता है। इसका मतलब है उसमें लाइट को डिटेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। इंसानों के अंदर अपनी सलाहियत होती है, हर एक चीज को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रही है, बाहर सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँव है, बारिश है, हवा चल रही है, हर एक चीज को ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अडाप्टेशन क्या है? अडाप्टेशन का मतलब है अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेना। अडाप्टेशन यूजफुल होती है or inheritable changes in the form, function, and behavior which enable an organism to adjust well and successfully in its environment. An organism is considered best adapted to the environment when it processes inherited traits that enhances its survival and breeding in that environment. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, जिनके पास इन्वायरमेंट का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो जो इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते उनकी डेथ हो जाती है। अब अडाप्टेशन, कुछ अडाप्टेशन शॉर्ट टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म होती है। अगर हम शॉर्ट टर्म अडाप्टेशन की बात करते हैं, दीज अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस आर इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर सीजन. These disappear as soon as the stress period is over. These are either heritable or acquired and have a little role in the evolution. जबकि जो लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन होते हैं, these are developed in a response to a struggle for existence in order to survive. These are lifelong and remain present all the time. These are always heritable and have major role in the evolution. Short term adaptation जो है उनका evolution में little bit role होता है, जबकि लॉन्ग टर्म जो adaptations होती हैं उनका environment, उनका evolution में बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन की बात करें, मोस्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो हाइबरनेट हो जाते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं यानी वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हाइबरनेट हुई है। Their metabolism is slowed down and they utilize stored nutrients to obtain energy. Evolution, it means to unroll, unfold, or reveal hidden potentials. Darwin defined evolution as a descent with the modification. Evolution भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है।
रिपेयर एंड रीजनरेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर रिपेयर एंड रीजनरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती जाती है उसमें रिपेयर एंड रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता जाता है। Repair and regeneration is basically the ability to repair or renew damaged or lost body parts in the embryonic life of an organism. All living organisms heal their wound or repair their damaged parts. Aging. It is progressive decline or deterioration in structure and function of an organism. Study of aging is called gerontology, and aging starts before birth. Death. It is ultimate termination of functional life. Study of death is called thanatology, and it is the most important regulatory process which prevents overcrowding and bring recycling of material. डेथ जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट फैक्टर होता है। डेथ दो तरह की हो सकती है, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, पल्स स्टॉप हो जाती है, सांस लेना बंद हो जाता है और पीपल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं। जबकि बायोलॉजिकल डेथ रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। पैलर मॉर्टिस है, it is paleness which happens after death, and liver mortis setting of blood in lower portion of the body. Thank you.